करें स्टार्ट। देखो, लास्ट क्लास में हमने लागत लेखांकन के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, सिस्टम्स देखे थे, मेथड्स के ऊपर बात की थी हमने, टेक्निक्स के ऊपर बात। अब हम लागत लेखांकन की अवधारणाएं, मतलब लागत कौन कौन सी हो सकती है, उसके ऊपर हमने बात करनी स्टार्ट की थी कल। अब आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अवसर लागत के बारे में। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था इसमें हमें अल्टरनेट पर ध्यान देना, विकल्प। अल्टरनेट जो है वैकल्पिक प्रयोग साधनों का, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, उनका हम अल्टरनेटिव यूज कैसे कर सकते हैं, वैकल्पिक प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल भी दिया था कि कोई व्यक्ति है, मान लो एक जगह नौकरी कर सकता है और नौकरी करके कुछ सैलरी अर्न कर सकता है, लेकिन वो चाहे कि नहीं मैं तो बिजनेस करूंगा, तो बिजनेस करो भले, लेकिन बिजनेस से उसको मिनिमम उस सैलरी तक का पैसा तो अर्न करना ही पड़ेगा। यदि वो सैलरी से कम अमाउंट अर्न कर रहा है, मान लो वो 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपीज अर्न कर सकता है साल भर में सैलरी से, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं एक बिजनेस ओपन कर लूं। उसने बिजनेस ओपन कर लिया, तो बिजनेस में जितना पैसा वो लगाएगा, जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा कैपिटल का, उस पैसे के अलावा उसको मिनिमम 60,000 रुपए तो अर्न करने ही पड़ेंगे। मान लो वो 60,000 से कम 50,000 की अर्निंग करता है बिजनेस से, तो हम कहेंगे कि वो प्रॉफिट में नहीं है, वो लॉस में है। लॉस में क्यों है? क्योंकि उसके पास एक अल्टरनेट था कि वो बिजनेस स्टार्ट करके नहीं करके सैलरी मोड पे जा सकता था और किसी के यहाँ काम करके 60,000 अर्न कर सकता था, लेकिन उसने बिजनेस स्टार्ट करना जरूरी समझा। और बिजनेस स्टार्ट करके भी वो यदि 60,000 मिनिमम अर्न नहीं कर रहा है, तो फिर वो लो। ये हुई अपनी बात अवसर लागत। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी डूबी हुई लागत, संक कॉस्ट। जो डूबी हुई लागत है, संक कॉस्ट, ये बैड डेप्स नहीं है, मैंने आपको बताया। संक कॉस्ट जो है ये हमारे फ्यूचर डिसीजंस पे इफेक्ट नहीं डालेगी। नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर डिसीजंस, भविष्य के जो निर्णय हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं डाला जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे अपना कोई नया प्लांट हम परचेज कर, नया प्लांट हमने परचेज किया, तो उस कंडीशन में हमारा ओल्ड प्लांट जो है वो यूजलेस हो जाएगा। अब ओल्ड प्लांट यूजलेस हो गया, तो इस ओल्ड प्लांट को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मान लो वो जो ओल्ड प्लांट है उसकी बुक वैल्यू, आपके बुक्स में वो प्लांट जो है वो 60,000 का बताया हुआ है, लेकिन आप उसको सेल करने गए तो वो 40,000 में सेल हो रहा है। तो इस केस में जो आपको 20,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, ये लॉस आपको आगे रिकवर करने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे सारा काम आपके न्यू प्लांट से होना है। तो इस लॉस से आपके फ्यूचर के डिसीजंस पे, फ्यूचर के वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये मान लेना चाहिए, ये जो 20,000 का लॉस हुआ है
ये हमारा पैसा डूब गया है, तो ये हमारी क्या हो गई, संक कॉस्ट। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो हमने कल हम देखे ही थे हमने। अब आगे और बात करते हैं हम। इन 2 पॉइंट के अलावा अब देखो थर्ड पॉइंट लेते हैं, मानी गई लागत। ये मानी गई लागत क्या है, इसको हम आरोपित लागत भी कहते हैं। इसको हम घरेलू लागत भी कहते हैं। इसको आप मानी गई लागत, इंप्लाइड कॉस्ट भी कह सकते हो, आरोपित लागत इंप्यूटेड कॉस्ट भी कह सकते हो, और घरेलू लागत नॉशनल कॉस्ट भी कह सकते हो। वर्ड सारे मालूम रहने चाहिए आपको। तो मानी गई लागत क्या होती है, ये देखो केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होता जनरली। जैसे मान लो बिजनेसमैन है, वो खुद की बिल्डिंग में ही बिजनेस कर रहा है, बिल्डिंग जो है वो बिजनेसमैन की स्वयं की है, और उसी में बिजनेस कर रहा है, तो बेसिकली बात है कि खुद की बिल्डिंग से खुद ही किराया थोड़ी लेगा। तो खुद मान लो अपनी बिल्डिंग से किराया नहीं लेता है, नहीं लेता है, या जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, बिजनेसमैन ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और मान लो वो खुद का पैसा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, वैसे चाहे तो चार्ज कर सकता है आपको पता है, लेकिन मान लो वो चार्ज नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है भाई मेरा खुद का ही पैसा है, तो इससे मैं क्या इंटरेस्ट चार्ज ना करो। तो ये जब ना तो वो बिल्डिंग का किराया ले रहा है बिजनेस से, ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है, तो आपको पता है कि जब वो पैसे नहीं ले रहा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इसकी कोई एंट्री नहीं हो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इसके अगेंस्ट में है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहता है कि वो पैसे नहीं ले रहा तो क्या हुआ, आज मान लो उसके पास बिल्डिंग नहीं होती, तो क्या वो दूसरी बिल्डिंग का रेंट पे नहीं करता। आज मान लो उसके पास पैसा नहीं होता कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या वो दूसरी जगह से ब्याज पे पैसा नहीं लाता, क्या इंटरेस्ट पे नहीं करता। ऐसा करता तो फिर उसके गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज होना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा इस थ्योरी पे चलता है कि भले ही ये नॉशनल कॉस्ट है, भले ही ये इम्प्लाइड कॉस्ट है, आप मान रहे हो केवल, लेकिन इसको मानना पड़ेगा आपको। आप जब गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको अपने बिल्डिंग का किराया जोड़ना पड़ेगा, भले आप किराया नहीं ले रहे हो। तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट या नॉशनल। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे लेता हूं मैं अवधि लागत, पीरियड कॉस्ट। अवधि लागत का मतलब ये है कि ऐसी कॉस्ट जो एक पीरियड में होगी, फिक्स्ड फॉर ए पीरियड। तो एक पीरियड में ये कॉस्ट होगी, तो इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। हालांकि देखो पीरियड कॉस्ट में अलग अलग जो राइटर्स है उनके बीच में कंट्रोवर्सी। कुछ तो कहते हैं कि पीरियड कॉस्ट में केवल फिक्स्ड कॉस्ट ही क्यों, साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी ले लेनी चाहिए। लेकिन जनरली जो सर्वमान्य बात है, जो सारे मान रहे हैं कि नहीं, पीरियड कॉस्ट में हमें केवल फिक्स्ड कॉस्ट ही लेनी चाहिए, क्योंकि वही फिक्स होती है। अभी जैसे कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में सारे बिजनेस बंद हो गए, तो उस केस में फिक्स्ड कॉस्ट तो लग ही रही है ना बिजनेस की, वो तो एक पीरियड से रिलेटेड। वेरिएबल कॉस्ट तो उनकी नहीं लगी, ना तो उनके बिजली का मीटर चल रहा था, ना उनके मटेरियल का खर्चा लग रहा था, वेरिएबल कॉस्ट तो एक भी नहीं लग रही थी। तो पीरियड कॉस्ट को हम बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट से मान सकते हैं कि पीरियड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट लगभग
एक ही बात, ठीक है। उसके बाद आती है रूपांतरण लागत, कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, रूपांतरण लागत, बता सकता है? आप में से पढ़ा हुआ होगा लगभग सबने। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट? कोई भी नहीं पता? बिल्कुल सही है। देखो, आपके कॉस्ट के जो तीन एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है कॉस्ट का? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? नहीं, ओवरहेड। अब देखो शिव शंकर जी, आपने ओवरहेड बोला है, इसका मैं जवाब बाद में दूंगा आपको, ठीक है ना। और कौन कौन, मेरे को लगता है, 1 मिनट, मैं ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ, और जनरली उनका जवाब ओवरहेड ही आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी बात बैठी हुई है कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये गलत है। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस होता है। तो आप कहोगे एक्सपेंस और ओवरहेड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, थोड़ी देर बाद ही। अभी बात नहीं कर रहा। तो आपके जो कॉस्ट के तीन एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, इसमें से मटेरियल जो है उसको छोड़ दो, तो बाकी जो दोनों दोनों एलिमेंट है, लेबर और एक्सपेंस, इन दोनों को मिला के आप कह सकते हो कि ये कन्वर्जन कॉस्ट है, रूपांतरण लागत है, क्योंकि ये दोनों खर्चे आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हो, इसलिए इस कॉस्ट को हम नाम क्या दे रहे हैं? कन्वर्जन कॉस्ट, रूपांतरण। ठीक है। बोर्ड की क्वालिटी तो क्लियर आ रही है एकदम सबको? ठीक है। ये हमने कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में बात कर ली हमने। कन्वर्जन कॉस्ट के बाद में मैं लेता हूं कामबंदी लागत, शट डाउन कॉस्ट। हाँ, बड़ा लिख देंगे, कोई बात नहीं। कामबंदी लागत, शट डाउन कॉस्ट। अब ये क्या होती है? ये इसके लिए देखो, कोरोना सबसे अच्छा एग्जाम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में चल रहा होता है। बिजनेस में क्या चल रहा है? लॉस। लॉस चल रहा है तो नेचुरली आप क्या सोचोगे कि यार कंटिन्यू लॉस हो रहा है, तो एक बार थोड़े टाइम के लिए हम बिजनेस को मान लो बंद कर दे, तो क्या बंद करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? उसके लिए आपको डिसीजन ये देखना पड़ेगा। जैसे आपका बिजनेस में मान लो अभी आपको हर साल 50,000 रुपीज का लॉस, अब आप ये देखोगे कि यदि मान लो हम, एक तो ये है कि परमानेंट बिजनेस को बंद कर दे, तब तो बात ही खत्म हो गई। भाई आप कंटिन्यू लॉस बियर कर रहे हो और आपने परमानेंटली बिजनेस को बंद कर दिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक आप सोच रहे हो कि यार एक बार 6 महीनों के लिए मैं बिजनेस बंद कर दूं या साल भर के लिए बिजनेस बंद कर दूं, तो बाद में मैं नए सिरे से वापस काम करूं। मान लो आपने साल भर के लिए बिजनेस टेम्परेरी क्लोज कर दिया, तो टेम्परेरी क्लोज करने में आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेज है वो तो लगते रहेंगे। जैसे मान लो आपने बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ले रखी है, तो मान लो 3,000 रुपये मंथ का रेंट आ रहा है आपका, 12 महीनों का 36,000 रुपये तो रेंट लग रहा है आपका। दो चार एम्प्लॉय को मान लो निकाल भी दोगे आप, एक एम्प्लॉय आपका मान लो परमानेंट है, उसको आप 3,000 रुपये पर मंथ दे रहे हो, 36,000 ये लगेगा आपका। मान लो 72,000 रुपये तो फिर भी लगेंगे बिजनेस बंद कर दोगे तो ये 72,000 जो है ना, ये बिजनेस बंद करने की कॉस्ट है, शट डाउन कॉस्ट। अब आपको डिसीजन ले, हाँ इंश्योरेंस भी हो सकता है बिल्कुल।
अब मैंने केवल एग्जाम्पल दिए हैं दो। अब आप इसके बेस पे डिसीजन लोगे कि यदि बिजनेस बंद किया तो साल के 72,000 लगेंगे, और बिजनेस कंटिन्यू करेंगे तो 50,000 का ही लॉस होगा। तो इस केस में आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भले लॉस हो रहा हो, बिजनेस को चालू रखो। जैसे कोरोना के जस्ट बाद में जब बिजनेस स्टार्ट हुए, तो आप सबको पता है कि इतना डिफ्लेशन था, लोग घरों से बाहर निकलते नहीं थे, माल लोगों का बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बंद थोड़ी कर दी, वो चलाते रहे, क्योंकि उसको पता है कि फैक्ट्री बंद करने की जो कॉस्ट है ना, वो लॉस से ज्यादा होगी, इसलिए फैक्ट्री को बंद नहीं करेंगे। तो इस कॉस्ट को हम कहते हैं शट डाउन। ठीक है। उसके बाद पूरक लागत, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो ये पूरक लागत, सप्लीमेंट्री कॉस्ट क्या हो? सीधी सी बात है, हमारी जो प्राइम कॉस्ट होती है, मूल लागत, उसको छोड़ के बाकी जो भी कॉस्ट है वो सप्लीमेंट्री कॉस्ट है। मतलब आपको पता है प्राइम कॉस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को लेते हैं, तो वो प्राइम कॉस्ट होती है। और डायरेक्ट के अलावा जो कुछ भी है, डायरेक्ट के अलावा क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट के अलावा क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हमारी सप्लीमेंट्री कॉस्ट है, पूरक। क्लियर है? उसके बाद प्रासंगिक व अप्रासंगिक लागत। रिलीवेंट एंड इररिलीवेंट। तो ये रिलीवेंट और इररिलीवेंट कॉस्ट क्या है? देखो, आप कोई काम करते हो, उस काम से रिलेटेड कोई कॉस्ट है वो आपकी बंद हो रही है मान लो, तो वो रिलीवेंट है। लेकिन ये आप उसका यदि फ्यूचर पे इफेक्ट डालना चाहोगे तो वो इरेलीवेंट हो सकती है। कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरा एक बिजनेस चल रहा है और मैंने परमानेंटली बिजनेस को बंद कर दिया। परमानेंटली बंद कर दिया मैंने बिजनेस, तो नो डाउट आपको पता है कि मेरे बिजनेस में जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी कर्मचारी है, उनका क्या करूंगा? मैं उनको निकाल दूंगा। भाई जब मैंने परमानेंटली बिजनेस ही क्लोज कर दिया है, बिजनेस ही बंद कर दिया है, तो उस केस में मुझे एम्प्लॉय की जरूरत कहाँ है? तो उस केस में मैंने एम्प्लॉइज को बिजनेस से बाहर निकाल दिया। तो ये मेरे लिए रिलीवेंट है। रिलीवेंट क्यों है? क्योंकि जब मैं बिजनेस ही बंद कर रहा हूं, तो फिर मुझे अपने खर्चे तो ये सारे बचाने ही पड़ेंगे। तो ऐसी कॉस्ट को हम कहेंगे प्रासंगिक लागत। रिलीवेंट है मेरे लिए, निकालूंगा मैं। लेकिन आपने बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन आपने बिजनेस का मान लो प्रीपेड रेंट दे रखा है, पूर्वदत्त किराया दे रखा है आपने बिजनेस, 3 महीनों का। अब 3 महीनों का किराया दे रखा है, 1 महीने बाद आपने बिजनेस बंद कर दिया, तो 2 महीने का किराया वो आपको मालिक वापस तो देगा नहीं। तो ये पैसे तो आपके फालतू ही लग गए ना, तो ये आपके लिए इररिलीवेंट कॉस्ट। इसी तरह से मान लो आपने कोई नया प्लांट खरीदा था, अब नया प्लांट आपने बिजनेस बंद कर दिया, अब वो कोई प्लांट भी काम का नहीं, उसको औने पौने दाम में बेच दोगे आप, उसके ऊपर भी आपको लॉस होगा, वो भी आपके लिए क्या है? इररिलेवेंट। ठीक है। तो ये रिलीवेंट और इररिलेवेंट कॉस्ट में difference। तो ये लागत लेखांकन से रिलेटेड जो भी अवधारणा है, जितने तरह की कॉस्ट हो सकती है, वो सब मैंने आपको बताई है। एक जॉइंट कॉस्ट, वो तो मैं आपको लास्ट क्लास में बता ही चुका हूँ, जो क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया था मैंने। उसको तो खैर हम प्रोसेस कॉस्टिंग आगे जब पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल से बात कर लेंगे।
तो ये आपके अवधारणाएं हैं, इनको आपको ध्यान, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं लागत के जो हमारे तत्व हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। तो हम ये कहते हैं कि लागत के तीन एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, और जनरली हमारे मुंह से निकलता है ओवरहेड, जो गलत है, एक्सपेंस। ये तो चलो शिव शंकर ने आंसर दे दिया, बाकी आप में से रियलिटी में और किस किस के दिमाग में ओवरहेड आया था, थोड़ा मैसेज करके बताना। और हाँ, हिमांशु के आया, और किसी के आया है तो स्वीकार करना चाहिए ना, उसमें कहाँ दिक्कत। खैर जिनके भी आया है ना, तो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि लागत के जो तत्व है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, रेणुका के भी आया, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अब इसको ध्यान से समझना, मटेरियल के भी दो पार्ट हो सकते हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर के भी दो पार्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और एक्सपेंस के भी दो पार्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट और, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रत्यक्ष खर्च होता है अपना, डायरेक्ट का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस से होता है जो हम प्रोडक्शन पे डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। मतलब हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो खर्चा प्रॉपरली उसी प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है। मान लो आप तीन तरह की गुड्स बना रहे हो, एक ही फैक्ट्री में तीन तरह की गुड्स बना रहे हो आप। अब जो गुड्स आप मटेरियल मंगाया आपने, मान लो, चलो पहले मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, आपने मटेरियल मंगाया, पहले फर्स्ट जो ए की बात करें हम, ए प्रोडक्ट के लिए आपने मटेरियल मंगाया है तो वो डायरेक्टली ए प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने ए प्रोडक्ट के लिए मंगाया है उसको। बी प्रोडक्ट के लिए कोई मंगाया है तो बी प्रोडक्ट में चार्ज हो जाएगा, सी प्रोडक्ट के लिए कोई मंगाया है तो वो सी प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाएगा। तो वो डायरेक्टली चार्ज हो रहा है। लेकिन अब तीनों एक ही फैक्ट्री है, तीन प्रोडक्ट है। अब फैक्ट्री में मान लो आपने ग्रीस मंगवाया, रस्सी मंगवाई। अब ये कोई अलग अलग तो हम मंगवाते नहीं है कि भाई इस मशीन के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए ये ग्रीस का डिब्बा अलग है, इसका ये अलग है। वो कॉमन खर्चा हो। तो जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं ना, जिनको आप डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते, वो कॉमन एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो मान लो ये एक लैंड है, एक जमीन है, तीन ब्रदर है, तीन भाई है, ए बी और सी। उनके पिताजी ने ये जमीन खरीदी थी और इन तीनों में बांट दी कि भाई अपने अपने मकान बना लो। तीनों ने सोचा भाई मकान बनवा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ए ने अपना मकान बनवाने के लिए ईंट मंगवाई, ईंट का एक ट्रक मंगवाया, और वो ए के जमीन के सामने खाली हो। बी ने भी ईंट का एक ट्रक मंगवाया, तो बी के जमीन के सामने खाली हो गया। सी ने भी मंगवाया तो सी की जमीन के सामने खाली हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ईंट मंगवाई गई है, ब्रिक्स मंगवाई गई है, ये डायरेक्टली इन मकानों पे चार्ज हो जाएगी, क्योंकि ए अपनी ईंटें यूज करेगा, बी अपनी ईंट यूज करेगा और सी अपनी ईंट यूज करेगा, ठीक है ना। लेकिन अब मान लो बजरी का एक ट्रक मंगाया। अब उन्होंने सोचा कि भाई बजरी का ट्रक अलग अलग नहीं मंगाते हैं, बजरी का ट्रक जो है वो एक ही मंगवा लेते हैं। वो यहाँ पे खाली हो गया। अब बजरी का ट्रक यहाँ खाली हो गया, इसको चाहिए ये ले गया, इसको चाहिए ये ले गया, इसको चाहिए ये ले गया।
अब आप जब बजरी के खर्चे का डिवाइडेशन करोगे तो क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या कि ए इतने रुपए की बजरी लेके गया है, बी इतने रुपए की बजरी लेके गया है और सी इतने रुपए की बजरी लेके गया है? नहीं बता सकते। ईंट का तो हम बता सकते हैं। तो ईंट का जो मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल है, बजरी जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, क्योंकि डायरेक्टली आप चार्ज नहीं कर सकते इनके ऊपर। वो बात अलग है कि बाद में आप किसी न किसी फॉर्मूले से किसी न किसी प्रोपोर्शन के बेस पे तीनों में डिवाइड करोगे खर्चा, वो बाद की बात, लेकिन डायरेक्टली चार्ज नहीं हो सकता। तो ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अब लेबर की बात कर ले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ए ने मकान के लिए 2 कारीगर और 4 मजदूर बुलाए, काम चालू करवा दिया। बी ने कहा कि भाई मेरे को थोड़ा फास्ट काम करवाना है, जल्दी मकान बनवाना है, तो बी ने 3 कारीगर बुला लिए और 6 मजदूर बुला लिए। सी को और भी जल्दी है, सी ने 5 कारीगर और 9 मजदूर बुला लिए। तो मजदूरों का जो पेमेंट होगा, लेबर का जो पेमेंट होगा, वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा बताओ? डायरेक्ट होगा, नो डाउट। लेकिन अब बजरी, हाँ हाँ, लेकिन अब मान लो सीमेंट भी आई हुई है ना, तो रात को निगरानी कौन करे? सामान तो सारा बाहर पड़ा है, ईंटें पड़ी है, बजरी पड़ी है, सीमेंट पड़ी है। अब भाई भाई तीनों मिलके निगरानी करो या तो, और नहीं तो इन्होंने क्या किया, एक चौकीदार रख लिया। एक ही रखा है। अब वो एक ही चौकीदार तीनों मकान के सामान की निगरानी कर रहा है, तो उसको सैलरी तो एक बार में ही जा रही है ना, तीनों पे डिवाइडेशन कैसे करोगे? किसी में काम धीरे चल रहा है, किसी में ज्यादा चल रहा है, किसी में कम चल रहा है, तो तीनों पे डिवाइडेशन करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में कोई ना कोई वो सॉल्यूशन निकालेंगे कि हमें कैसे डिवाइडेशन करना है, लेकिन फिलहाल तो ये इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह से एक्सपेंस की बात भी हो सकती है कि कोई भी खर्चा है, यदि कोई डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा, और कॉमन हो रहा है तो इनडायरेक्ट। कुल मिला के मैंने जो बात आपसे की है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस तरह से डिवाइडेशन हो सकता है। अब जो मेन बात हम कर रहे हैं, ये तीन जो हमारे एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों एलिमेंट का जो एक्सपेंसेज है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ये तो हमने बात कर ली। लेकिन मैं अब इस तरह से लिखूं इनको कि भाई डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। तो ये जो तीनों डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मेट है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको तो हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट के फॉर्मेट में जाएं तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं ओवर। अब बात समझ में आई सबके? शिवशंकर, क्लियर हुई ना बात? ये तीनों इनडायरेक्ट पोर्शन को मिलाएंगे ना तो वो ओवरहेड बनेगा। ओवरहेड इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट तो तीन ही है, मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंस। अब उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइडेशन होता है, तो जो डायरेक्ट डायरेक्ट वाला पोर्शन होता है वो हमारा प्राइम कॉस्ट होती है, और जो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन होता है वो अपना ओवर है। अब बात ये आती है कि जैसे डायरेक्ट की बात करें तो अभी हमने बात की कि भाई डायरेक्ट खर्चा तो उस प्रोडक्शन का या उस प्रोडक्ट का सीधा खर्चा है। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी क्या 3 प्रोडक्ट में? नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब ही यही है कि जो खर्चा ए प्रोडक्ट पे हो रहा है वो ए के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो बी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है वो बी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो सी के लिए हो रहा है वो सी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस।
लेकिन जो इनडायरेक्ट है, कॉमन हो रहा है सबका, उनको हमने नाम दिया ओवरहेड। तो अब बताओ, इस ओवरहेड को डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी तीनों प्रोडक्ट पे हमको? ओवरहेड को तो तीनों प्रोडक्ट पे डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी अपने को। डायरेक्ट तो ऑलरेडी डिवाइडेड है ना? इनडायरेक्ट को तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ओवरहेड को हम कैसे डिवाइडेशन करते हैं, ओवरहेड को कैसे बांटेंगे हम, उसके बारे में बात करते हैं। ओवरहेड, अब देखो, ओवरहेड के एलोकेशन के लिए अलग अलग राइटर्स होते हैं, अलग अलग तरीके बताएंगे आपको। लेकिन बेसिकली हम ओवरहेड को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओवरहेड अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के आधार पर जो ओवरहेड है उनको अलग करेंगे। अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी, सामान्यता के आधार पर ओवरहेड अलग करेंगे। और अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य के आधार पर ओवरहेड अलग करेंगे। ठीक है ना? वैसे तो कंट्रोलेबिलिटी भी हो सकता है, नियंत्रण के आधार पर, लेकिन उनमें कोई मतलब नहीं है इतना। मेन बेस जो है वो तीन ही है, कि अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी और अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। हम ओवरहेड को कैसे डिवाइड कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो, नेचर के अकॉर्डिंग हम ओवरहेड को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट है अपने? फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब ये सब चीजें जो है, ये मेरे हिसाब से आप सबको आती हो कि भाई फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और सेमी वेरिएबल। लेकिन मैं आपको इसके अंदर नई बात भी बताऊंगा, क्योंकि जनरली वो बात आप लोग ध्यान में नहीं रखते। अभी मैं आपसे पूछूं कि फिक्स्ड ओवरहेड की डेफिनेशन क्या दोगे आप, कोई भी बताए? पर यूनिट, ठीक है। तो मेन जो बात है ना, देखो, फिक्स्ड ओवरहेड जो है स्थायी उपरिव्यय, उनके लिए हम ये कहते हैं कि भाई ऐसे ओवरहेड, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे चेंज नहीं होते। प्रोडक्शन चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, जिन खर्चों में कोई चेंज नहीं होगा वो क्या होंगे? हमारे फिक्स्ड ओवरहेड। जैसे मान लो दुकान का किराया है, फैक्ट्री का किराया है, हमारे मैनेजर की सैलरी है, ठीक है ना, इंश्योरेंस का खर्चा है। ये सब चीजें ऐसी है जो हमारी फिक्स रहती है। हमने प्रोडक्शन 100 यूनिट ज्यादा कर लिया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, और प्रोडक्शन 100 यूनिट हमने कम कर लिया तो भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ऐसे खर्चों को हम फिक्स ओवरहेड कहते हैं। लेकिन फिक्स ओवरहेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी? देखो, फिक्स ओवरहेड की डेफिनेशन जब हम दे रहे हैं कि भाई ऐसे खर्चे जो फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो पर यूनिट वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट क्या होंगे? वेरिएबल होंगे, और टोटल अमाउंट में फिक्स होंगे। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि हमारी दुकान का किराया है रेंट 50,000 रुपए, वर्कर की सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है ना, इंश्योरेंस का खर्चा है 10,000 रुपए, टोटल 70,000 रुपए का फिक्स खर्चा है। और एट प्रेजेंट हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं, तो 10,000 यूनिट बना रहे हो आप, 70,000 का खर्चा है। अब आपने यूनिट बढ़ा के 12,000 कर दी या कम करके 8,000 कर दी, तो भी इस अमाउंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये अमाउंट तो आपके क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी, लेकिन पर यूनिट चेंज हो जाएगी। पर यूनिट कैसे चेंज हो रही है भाई? 70,000 का खर्चा आपके 10,000 यूनिट पे हो रहा था, तो इसका मतलब एक तरह से हम देखें तो आपका फिक्स ओवरहेड 7 रुपीज पर यूनिट हो रहा था। लेकिन अब आपने प्रोडक्शन बढ़ा के 12,000 कर दिया, तो खर्चा तो 70,000 का ही है। 70,000 का खर्चा 12,000 यूनिट पे हो रहा है अब आपके, तो कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग होगा, 6 रुपए के आसपास होगा। तो आपका ये चेंज हो गया ना पर यूनिट। कम कर दोगे प्रोडक्शन को तो ये पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। तो फिक्स ओवरहेड के लिए आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंट में तो फिक्स रहते हैं, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल होते हैं। फिक्स ओवरहेड जो है वो पर यूनिट क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ये ध्यान। चलो अब वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो वेरिएबल ओवरहेड में इसका उल्टा होगा। देखो, अमाउंट में चेंज होंगे लेकिन पर यूनिट फिक्स होंगे। वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट तो क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन पर यूनिट क्या होंगे, फिक्स। अब जैसे मटेरियल, आप 1 यूनिट बनाते हो तो 2 रुपए का मटेरियल चाहिए आपको, तो पर यूनिट तो फिक्स है ना। देखो, पर यूनिट तो 2 रुपए ही चाहिए आपको, पर यूनिट तो कभी चेंज नहीं होगा, तो पर यूनिट हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन कम ज्यादा करोगे आप, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते ही आपके इसकी अमाउंट चेंज, लेकिन पर यूनिट तो वही रहेगा। अब मान लो अभी आप 10,000 यूनिट बना रहे हो, तो 2 रुपए से 20,000 रुपए का मटेरियल लग रहा है। आपने प्रोडक्शन बढ़ा के 12,000 यूनिट कर दिया, तो 2 रुपए से 24,000 का मटेरियल लगने लग जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ा घटा के 7,000 यूनिट कर दिया, तो 2 रुपए से 14,000 का मटेरियल लगने लग जाएगा। तो मटेरियल का अमाउंट चेंज हो रहा है, आपके अमाउंट तो चेंज हो रहा है प्रोडक्शन को कम या ज्यादा करने से, लेकिन पर यूनिट हमेशा क्या रहेगा, तो पर यूनिट का भी ध्यान रखना जरूरी है आपको। पर यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे ना, तो पर यूनिट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। अब जिसने ध्यान नहीं रखा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फिक्स ओवरहेड पर यूनिट, अब ऑप्शन में दे दिया है वेरिएबल, फिक्स या कांस्टेंट। अब जनरली स्टूडेंट क्या है, पढ़ते ही हाँ फिक्स ओवरहेड है तो फिक्स ही रहता है, तो आंसर लगा दिया फिक्स। तो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। प्रोडक्शन के हिसाब से अमाउंट की बात अलग हो जाती है। अमाउंट फिक्स ओवरहेड की फिक्स रहती है, और वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट जो है वो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। ठीक है, अब बात करेंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड की। सेमी वेरिएबल ओवर, अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। अब नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि अर्ध परिवर्तनशील है, मतलब कभी परिवर्तित होंगे और कभी परिवर्तित नहीं होंगे। तो कैसे? एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आपके सबके घर में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, वैसे ही हमारी फैक्ट्री में भी बिजली का मीटर लगा होता है। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, उस बिल में देखो एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज,
₹600। और एक होता है वेरिएबल चार्ज, जो आप जितनी बिजली कंज्यूम करोगे, मान लो आपने 200 यूनिट बिजली कंज्यूम की है पूरे महीने में, ₹10 आपके वेरिएबल एक यूनिट का चार्ज है, तो 200 इंटू 10, ₹2000, तो आपका बिल आया ₹2600। तो ये जो ₹2600 का बिजली का खर्चा है अपना, ये सेमी वेरिएबल है, अर्ध परिवर्तनशील है। क्योंकि जो मीटर का किराया है ₹600, वो तो फिक्स ही रहेगा हमेशा। भले आपने 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट बिजली कंज्यूम कर ली, तो भी आपके मीटर का किराया तो उतना ही रहेगा। और जैसे कोरोना काल में अभी 2 महीने बिजनेस बंद हो गए थे, तो क्या फैक्ट्री वालों के मीटर का किराया नहीं आया जुड़ के? बिल्कुल आया है। भले उन्होंने बिजली कंज्यूम नहीं की तो वेरिएबल चार्जेस कुछ नहीं लगा उनके, लेकिन मीटर के किराए का खर्चा तो लगा ही है उनका। तो ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड होते हैं, जिनमें कुछ पोर्शन फिक्स होता है और कुछ पोर्शन क्या होता है, वेरिएबल। तो पहली बात हम पहचानेंगे कैसे खर्चों में कि कौन सा सेमी वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल है और कौन सा फिक्स है। और दूसरी बात, सेमी वेरिएबल में यदि कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है, तो हम इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं कि इसमें कितना पार्ट फिक्स है और कितना पार्ट वेरिएबल है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो हमारा एक बिजनेस है। हमारे बिजनेस में एक साल तो हमने 8000 यूनिट बनाई और एक साल हमने 6000 यूनिट बनाई। ठीक है, ये 2019 की बात है, ये 2020 की बात। मटेरियल लगा अपना 32,000 और 24,000। लेबर लगी अपनी 24,000 और 18,000। फैक्ट्री का किराया लगा अपना 40,000 और 40,000। फैक्ट्री का किराया 40,000 और 40,000 लगा। टेलीफोन का बिल आया हमारा, टेलीफोन का जो खर्चा है वो मान लो आया हमारा 17,000 और 13,000। ये कुछ खर्चे मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये पहचानना जरूरी होगा हमारे लिए कि भाई इसमें से कौन सा खर्चा फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा सेमी वेरिएबल। मटेरियल की बात करें तो आप इसको डिवाइड करके देख लो। भाई 32,000 को 8,000 से डिवाइड करेंगे तो ₹4 होता है पर यूनिट, और 24,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे तो भी ₹4 पर यूनिट। तो मटेरियल का खर्चा पर यूनिट फिक्स है। पर यूनिट फिक्स है, इसका मतलब ये कौन सा खर्चा है, वेरिएबल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना कि वेरिएबल एक्सपेंस जो होगा वो पर यूनिट हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो मटेरियल का जो खर्चा है वो पर यूनिट फिक्स है, इसका मतलब वेरिएबल। लेबर लेबर में भी 24,000 में 8,000 से डिवाइड करेंगे तो ₹3। 18,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी ₹3। तो लेबर भी वेरिएबल हो गई, मटेरियल भी वेरिएबल हो गया। अच्छा, फैक्ट्री रेंट का अमाउंट सेम है। देखो, अमाउंट सेम है, इसका मतलब ये फिक्स है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कम किया हमने तो भी अमाउंट चेंज नहीं हुई। तो जब अमाउंट फिक्स होती है तो फिक्स ओवरहेड होता है। टेलीफोन एक्सपेंस की बात करें, ₹17,000 का खर्चा आया था 8,000 यूनिट पे, तो पर यूनिट कितना हो गया, 2.125 हो गया क्या? पर यूनिट कितना हो गया, 2.125।
और 13,000 रुपए का खर्चा हुआ 6,000 यूनिट पे, तो ये हो गया आपके 2.16 हो गया, 2.167। तो अब देखो इसकी अमाउंट भी फिक्स नहीं थी, अमाउंट फिक्स नहीं थी मतलब फिक्स ओवरहेड नहीं है ये। अच्छा, डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों पर यूनिट भी चेंज आ रहा है, तो पर यूनिट भी चेंज आ रहा है इसका मतलब वेरिएबल भी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल होता तो पर यूनिट अमाउंट क्या आती, फिक्स आती। इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल। इस तरह से तो हम पहचान जाएंगे। अब मैं आपको कहूं कि भाई इस टेलीफोन के एक्सपेंसेज में से आप फिक्स को अलग करो और वेरिएबल को अलग करो, मुझे आप कैलकुलेट करके बताओगे कि इसमें कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला क्या है अपना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन आउटपुट। ओवरहेड में कितना चेंज हो रहा है, देखो आपका ओवरहेड 17,000 से 13,000 हो गया, तो ओवरहेड में तो चेंज हुआ 4,000 रुपए। आउटपुट में कितना चेंज हुआ, पहले 8,000 यूनिट बना रहे थे, अब 6,000 यूनिट बना रहे हैं, तो आउटपुट में चेंज हुआ 2,000 यूनिट का, मतलब 2 रुपए पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट आई है, ये हमारी क्या आई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप चेक कर सकते हो, देखो 8,000 यूनिट है, 2 रुपए पर यूनिट यदि वेरिएबल है तो इसमें वेरिएबल कितना है, 16,000 है। टोटल खर्चा 17,000 लगा है, 17,000। 17,000 में 16,000 वेरिएबल है, तो फिक्स कितना है, 1,000 है। सिंपल सी बात है। इस पे चेक करो, 6,000 यूनिट हमने बनाई, 2 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कितनी है, 12,000 है, ये वेरिएबल हो गई। टोटल खर्चा लगा है 13,000, 13 में 12 वेरिएबल है, तो फिक्स कितना है, 1,000। अब देखो ये फिक्स तो फिक्स ही रहा है और वेरिएबल चेंज हो गया। तो जब भी आपको सेमी वेरिएबल ओवरहेड की पहचान एक तो कैसे करनी है मैंने आपको बताया, और सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से यदि आपको फिक्स ओवरहेड अलग करना है और वेरिएबल ओवरहेड अलग करना है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप उन दोनों को क्या कर सकते हो, अलग अलग। ठीक है, तो ये हमने ओवरहेड जो है अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के आधार पर ऊपरी व्यय ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसको अभी कंप्लीट किया। ठीक है, दूसरी बात करें, अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी, सामान्यता के आधार पर ओवरहेड को दो भागों में डिवाइड कर, एक सामान्य ऊपरी व्यय नॉर्मल ओवरहेड, एक असामान्य ऊपरी व्यय एबनॉर्मल ओवरहेड। नॉर्मल किसको कहते हैं हम, जो बिजनेस की जनरल एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं वो हमारे लिए नॉर्मल है, और जो बिजनेस की जनरल एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है वो हमारे लिए एबनॉर्मल। लेकिन ऐसे आपको ये पूरी चीज समझ में नहीं आएगी, तो हम इसको लॉस में कन्वर्ट कर, आपको पता है एक होती है सामान्य हानि, एक होती है असामान्य हानि, नॉर्मल लॉस, और एक एबनॉर्मल। अब मैं आप लोगों से नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस की डेफिनेशन, परिभाषा पूछूं, तो आप परिभाषा बताएं कि नॉर्मल लॉस किसको कहते हो। नॉर्मल लॉस
क्या बताया शिव शंकर आपने? ठीक है, ठीक है। और एबनॉर्मल? लेकिन इनको डेफिनेशन के रूप में लिखना होगा, तब आप कैसे लिखोगे? नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन क्या लिखोगे? ठीक है। और कोई बताना चाहे यदि नॉर्मल लॉस के बारे में और एबनॉर्मल लॉस के बारे में कुछ? हाँ भारती। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो, प्रॉपर बात नहीं आई सामने, जो मैं जानना चाहता था आप लोगों से। अब देखो, आप मैं हाँ बताओ। कोई नहीं, ठीक है। ओके, हाँ बोलो। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो तो आर, 1 मिनट आरती, आरती 1 मिनट। वो तो आपने अकाउंटिंग का इफेक्ट बता दिया, मैं तो डेफिनेशन जानना चाह रहा था। वो तो अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट होगा वो बता दिया। चलो, हम बात करते हैं। देखो, सिंपल सी बात बता रहा हूं, उतनी ध्यान रखना। नॉर्मल लॉस ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, वस्तु की प्रकृति के कारण से जो हानि होती है, वो सामान्य हानि होती है नॉर्मल लॉस। छोटी सी बात ध्यान। गुड्स का जो नेचर है वो इस तरह का होता है कि जहां पे लॉस होना अवश्य, लॉस होगा, रोक भी नहीं सकते हम किसी भी सिचुएशन में, तो वो आपके नॉर्मल लॉस होगा। जैसे मान लो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ गुड्स ऐसी होती है जो सूख जाती है, जैसे लकड़ी है। अब आप लकड़ी लेके आओ तो वो धीरे धीरे सूखेगी, है ना। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो उड़ जाती है, जैसे पेट्रोल है। कुछ लिक्विड वस्तुएं होती है जो रिसने लग जाती है, तेल है, दूध है ना। बर्फ है, जैसे पिघलने लग जाती है। तो उनको आप चाहो तो भी रोक नहीं सकते, एक लिमिट तक तो वो लॉस होना ही होना है। तो ऐसे लॉस को तो हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस कहते हैं। लेकिन जो लॉस, अब एबनॉर्मल लॉस की डेफिनेशन यदि देनी हो ना, तो हम कहेंगे जो लॉस बिजनेसमैन की नेग्लिजेंसी, लापरवाही के कारण हो रहा है, और या फिर जो लॉस नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदा के कारण हो रहा है, वो एबनॉर्मल लॉस। अब जैसे कई बार मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स को, तो जैसे अभी शायद भारती का जवाब आया कि भाई जो लॉस हम रोक नहीं सकते वो नॉर्मल है, और जो हम रोक सकते हैं वो एबनॉर्मल। अब प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं, क्या भूकंप को आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। क्या बाढ़ को आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। लेकिन फिर भी ये एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं। तो वो जो डेफिनेशन आप दे रहे हो वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन केवल और केवल इतनी ध्यान रखनी है आपको कि ऐसा लॉस जो
गुड्स के नेचर के कारण से होता है। ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स जो लॉस होगा वो हमेशा नॉर्मल लॉस। और जो बिजनेसमैन की नेग्लिजेंसी, लापरवाही और नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाओं के कारण से जो लॉस होगा वो एबनॉर्मल लॉस। अब बात करते हैं अकाउंटिंग, जो आरती ने पॉइंट बताया। अब उसके ऊपर हम आते हैं कि नॉर्मल लॉस जो होता है उसको हम बिजनेस का, प्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं। भाई वो तो होगा, हम कहते हैं ये हमारे प्रोडक्शन का एक पार्ट है, ये तो होना है, हम किसी भी सूरत में नॉर्मल लॉस को तो नहीं रोक सकते। और केवल हमारे बिजनेस में ही थोड़ी होगा। आज मेरे आटा पीसने की चक्की है और किसी और के भी आटा पीसने की चक्की है, तो सारा आटा मेरा भी नहीं पिसेगा और सारा उसका भी नहीं पिसेगा। जितना लॉस मेरे को होना चाहिए उतना उसको भी होना चाहिए। तो फिर उस कंडीशन में जब आप नॉर्मल लॉस को प्रोडक्शन का एक पार्ट मान रहे हो, बिजनेस का एक पार्ट मान रहे हो, तो आप क्या करते हो, कॉस्ट पर गुड यूनिट जो होती है हमारी, उसको हम इन्फ्लेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो अच्छी इकाइयां बनेगी हमारी, उसकी कॉस्ट को बढ़ा दी जाती है ताकि इस लॉस को हम उन गुड यूनिट से, अच्छी इकाइयों से कवर कर सकें। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में यदि आपने गुड्स की कॉस्ट को गुड यूनिट पे बढ़ा दिया, इस लॉस की कॉस्ट को, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका माल ही नहीं बिकेगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। मान लो मेरे पेट्रोल बेचने का काम, ठीक है, और पेट्रोल की नेचर होता है कि वो उड़ता है, ठीक है ना। तो हम ये मान लेते हैं एक बार कि जितना भी पेट्रोल हम मंगवाते हैं उसमें से 10% पेट्रोल उड़ जाता है। तो केवल मेरे अकेले के लिए तो उड़ेगा नहीं, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है, दूसरे पेट्रोल पंप वाले हैं, उनका भी तो पेट्रोल उड़ेगा, या केवल मेरा ही उड़ेगा मंगाऊंगा तो? भाई नॉर्मल लॉस तो सबके लिए एक जैसा है, सारे बिजनेस में होना है, मेरे कोई अकेले के बिजनेस में तो होना नहीं। अब मान लो मैंने मुंबई से 1000 लीटर पेट्रोल मंगवाया 90 रुपए की रेट, मतलब 90,000 का पेमेंट कर दिया मैंने अगले व्यक्ति को और 1000 लीटर पेट्रोल मंगवाया। अब पेट्रोल की मान लो टेंडेंसी है कि 10% तो उड़ जाएगा, तो 1000 लीटर का 10%, 100 लीटर पेट्रोल तो उड़ जाएगा। तो मेरे पास पहुंचेगा ये पेट्रोल तो 900 लीटर ही बचेगा, और मैंने 900 लीटर के लिए रुपए कितने दिए हैं, 90,000। तो मैं ये जो गुड यूनिट है ना, उसकी कॉस्ट को बढ़ा दूंगा, मतलब 90,000 अपॉन 900। तो मैं कहूंगा भाई मेरे 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट जो पड़ी है वो 100 रुपए। 1 लीटर कॉस्ट पेट्रोल की कॉस्ट कितने रुपए हो गई, 100 रुपए हो गई मेरी। लेकिन अच्छा मान लो मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसके लिए भी तो 1 लीटर की कॉस्ट 100 रुपए ही आएगी, क्या उसका पेट्रोल उड़ेगा नहीं क्या? उसका भी तो उड़ेगा, तो उसके लिए भी 1 लीटर की कॉस्ट 100 रुपए ही आनी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मान लो मेरा पेट्रोल 200 लीटर रास्ते में चोरी और हो गया, 200 लीटर पेट्रोल रास्ते में क्या हो गया, चोरी हो, तो मेरे पास तो 700 लीटर पेट्रोल ही पहुंचा, और पैसे कितने लगे हुए हैं मेरे, 90,000। तो मैं यदि 90,000 को 700 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, लगभग 129-30 रुपए के आसपास आएगा, 130 मान लेते हैं। तो क्या मैं ये मान के बैठ जाऊं कि भाई मेरे तो पेट्रोल की कॉस्ट जो आई है वो 130 रुपए आई है? अब मैं तो 130 से कम में बेचूंगा नहीं, क्योंकि 130 रुपए मेरे कॉस्ट आई है, तो मैं तो इसको 135 में बेचूंगा या 140 में बेचूंगा। लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर की तो चोरी नहीं हुई,
उसके तो कॉस्ट 100 रुपये ही पड़ रही है। वो तो आराम से 105 110 में बेचेगा, तो फिर मेरे से माल कौन खरीदेगा? तो मैं यदि पकड़ के बैठ जाऊं कि नहीं, मेरे को तो ये 200 लीटर का जो नुकसान हुआ है, 200 लीटर का जो लॉस हुआ है, वो इसी पेट्रोल से कवर करना है, तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊंगा कवर। क्योंकि ये 200 लीटर का जो लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है, और इसको मैं गुड यूनिट से चार्ज नहीं कर सकता। इसको मुझे मानना ही पड़ेगा कि भाई वास्तव में मुझे लॉस हो गया है, ये मैं एग्री कर लूंगा और उसको अपने P&L में डाल दूंगा। नॉर्मल लॉस से तो मैं अपने गुड यूनिट की कॉस्ट को इंक्रीज कर लूंगा, क्योंकि वो लॉस केवल मेरे नहीं होना है, सबके होना है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस तो केवल मेरे हुआ है, तो उस केस में तो मुझे अपने गुड यूनिट की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये फर्क है नॉर्मल और एबनॉर्मल। मैं समझता हूँ अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात आपकी ये। ठीक है, चलो अब हमने सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन देख लिया ओवरहेड का। अब देखते हैं थर्ड टाइप, अकॉर्डिंग टू नेचर देख लिया हमने, अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी देख लिया। अब ओवरहेड का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर ओवरहेड को हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना उपरिव्यय, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कार्यालय एवं प्रशासनिक उपरिव्यय, सेलिंग ओवरहेड, विक्रय उपरिव्यय, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वितरण। वैसे बहुत सारे राइटर्स जो होते हैं वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ ही लेते हैं, तो एक साथ भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अलग अलग पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, अलग अलग से ज्यादा समझ में आ जाएगा, साथ में तो है ही क्या। अब देखो, जब आप ओवरहेड का क्लासिफिकेशन फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर करने वाले, तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। यदि आप उनको ध्यान में नहीं रखोगे तो आपकी गलती भी हो जाए। जैसे मान लो कोई खर्चा आपको पूछ लिया और आपसे पूछा जाए कि इस खर्चे का क्लासिफिकेशन आप फैक्ट्री ओवरहेड में करोगे, ऑफिस में करोगे, या सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन में करोगे, तो आपको पता होना चाहिए वो किस में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर जनरली एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ये खर्चे का नाम आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से ओवरहेड की कैटेगरी में, तो आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे, कौन कौन से ओवरहेड काउंट होने। देखो, एक तो जनरल सी बात है, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग है। अब हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग का कोई भी खर्चा हो, बिल्डिंग का रेंट हो, फैक्ट्री बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो, फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हो, ये सब फैक्ट्री में ही जाएगा ना, फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा। मशीनरी है हमारी जितनी भी, मशीनरी से रिलेटेड जितना खर्चा है वो भी सारा फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होने वाला है। ठीक है ना? ये तो चीजें आपको पता है। फैक्ट्री का कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी, ये तो नॉर्मल बात है। मैं ये नहीं बताना चाह रहा आपको, क्योंकि ये सब चीजें तो आपको पता है। मैं बताना चाह रहा हूं ऐसे आइटम्स जो जनरली हमें पता नहीं होते हैं, उनके ऊपर बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन है, केवल इनडायरेक्ट मटेरियल लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा कि इसका किसके साथ रिलेशन है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा।
आपका जो स्टोर है जहां पे आप रॉ मटेरियल रखते हो, स्टोर में कोई मटेरियल सामग्री जो है वो कम हो गई किसी भी कारण से, वो खर्चा भी आपको फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज। इनडायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में गिवन है आपको, और ये बताया नहीं है कि लेबर ऑफिस की है या सेलिंग की है, तो भी आपको फैक्ट्री की ही मान, कुछ नहीं बताए तो इनडायरेक्ट लेबर को भी फैक्ट्री का खर्चा। लेबर वर्कर के ओवर टाइम का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में काउंट होगा। आइडल टाइम आप लोगों को मालूम है, कार्यहीन समय, ऐसा टाइम जिस समय वर्कर काम नहीं करता है। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल, है ना। नॉर्मल जो आइडल टाइम होता है, जैसे मान लो वर्कर को आपने 10 बजे का टाइम दे रखा है, वो 10 बजे फिक्स फैक्ट्री के गेट पे पहुंचेगा और अपना अंगूठा दबा देगा, पंचिंग मशीन से अपनी अटेंडेंस दे देगा, वो तो 10 बजे प्रेजेंट हो गया। लेकिन वो फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में जाके अपने कपड़े चेंज करेगा, कपड़े चेंज करने के बाद में साथी आए 2 मिनट से बात भी करेगा, ऐसे करते करते 15 मिनट निकाल देगा। अब ये 15 मिनट का टाइम ऐसा है कि कोई काम नहीं हुआ आपकी फैक्ट्री में, लेकिन आपको उस 15 मिनट का पेमेंट उस वर्कर को देना पड़ेगा। और ऐसे आइडल टाइम को हम रोक भी नहीं सकते। भाई कपड़ा चेंज करेगा, क्या करेगा, फैक्ट्री के गेट से फैक्ट्री तक जाएगा, उतना टाइम तो लगेगा। तो ये नॉर्मल आइडल टाइम होता है। तो नॉर्मल आइडल टाइम का कोई खर्चा है तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करना पड़ेगा आपको। हॉलीडे एंड लीव पे है, वर्कर की हॉलीडे की छुट्टी नहीं काट रहे हो आप, या उनको आप कोई छुट्टियां दे रहे हो और उसका पैसा नहीं काट रहे हो, तो उसका खर्चा भी आपको फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करना पड़ेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजेबल। नाम पढ़ते ही आपको लगता है ये ऑफिस का खर्चा है, लेकिन ये ऑफिस का खर्चा नहीं होता। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स है ना, उन वर्कर्स को हम ड्राइंग वगैरह बना के, चित्र वगैरह बना के समझाते हैं कि काम कैसे करना है, या उनको ट्रेनिंग देते हैं ड्राइंग वगैरह बना के हम। तो वो जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, उसका खर्चा है वो। तो ये खर्चा तो फैक्ट्री से रिलेटेड ही होता है। हाँ, कई बार आप ट्रेनिंग मान लो सेल्समैन को दे रहे हो कि माल कैसे बेचना है, आपको क्या करना है, तो वो फिर सेलिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है और केवल ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस लिखा होता है, दैट विल बी काउंटेड ओनली इन फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये तो हो गई फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड खर्चे, मतलब ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री ओवरहेड में ही आने वाले। ठीक है, फैक्ट्री के बाद बात करें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब इसमें भी नॉर्मल बातें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई मैनेजर की सैलरी है, ठीक है ना, डायरेक्टर की सैलरी है, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट है, ऑफिस बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, मतलब जो नॉर्मली ऑफिस से रिलेटेड है वो तो ऑफिस में आनी है, उनसे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसे खर्चे जो जनरली समझ में नहीं आते, जैसे ऑडिट फी, ऑडिट फीस हमेशा ऑफिस ओवरहेड की पार्ट होती है। भाई आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई आएगा तो ऐसे थोड़ी पूछेगा कि ऑफिस बिल्डिंग का रेंट कौन सा खर्चा है, किस में जाएगा। अभी ऑफिस बिल्डिंग का रेंट पूछेगा तो फिर वो क्वेश्चन काहे का हुआ। इसमें तो फिर भी कंफ्यूज कर सकता है कि भाई ऑडिट फीस है वो कहाँ जाएगी, तो ऑफिस ओवरहेड में। लीगल चार्जेज कोई भी हो, ऑफिस ओवरहेड में जाएंगे। बैंक चार्जेज कोई भी हो, ऑफिस ओवरहेड में। तो बेसिकली मेन मेन ये चार्जेज आपको ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन केवल इन्हीं में है, बाकी में कंफ्यूजन कहाँ है। बाकी तो हमें इजीली पता लग जाता है कौन सा ऑफिस का है, कौन सा फैक्ट्री का है। अब मान लो मैं सेलिंग ओवरहेड लेता हूं, देखो
थर्ड नंबर पे जो अपने हैं विक्रय उपरिव्यय, तो सेलिंग ओवरहेड में कौन कौन सा खर्चा आएगा? अब नॉर्मल सी बातों का तो कोई मतलब नहीं है। अब मैं कहूँ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तो सबको पता है सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। भाई आप एडवर्टाइजमेंट किस लिए कर रहे हो? माल को बेचने के लिए कर रहे हो, तो ये खर्चा तो सेलिंग ओवरहेड में जाना है। इसमें सोचने की कहाँ जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। मैं कहूँ कि माल बेचने वाले जो हमारे एजेंट है या जो सेल्समैन है, उनसे रिलेटेड कोई खर्चा है, एजेंट की सैलरी है या कमीशन है या उनका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है, ये सब सेलिंग ओवरहेड में जाना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? लेकिन इसमें मेनली चीजें क्या आएगी जो अपने को मालूम नहीं होती है? इसमें देखो, एक तो टेंडर एस्टिमेशन कॉस्ट। जैसे मान लो कोई टेंडर निकला और आपने टेंडर भरने के लिए कोई कॉस्ट खर्चा किया है, तो वो आप अपना माल बेचने के लिए टेंडर एक्सेप्ट कर रहे हो और उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, तो टेंडर एस्टिमेशन की कॉस्ट जो होगी वो सेलिंग ओवरहेड में। आपने प्राइस लिस्ट छपवाई, प्राइस लिस्ट छपवाने का खर्चा सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। आपने सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए माल को बेचने के लिए, नया प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट में आपको पता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, सेलिंग का खर्चा होगा। मान लो फिनिश्ड गुड्स की शॉर्टेज हो गई, आपके गोदाम में फिनिश्ड गुड्स पड़ा है और उसमें से कुछ माल कम हो गया, लॉस तो हो ही गया, तो उसको भी ओवरहेड मानना पड़ेगा आपको। लेकिन ओवरहेड कौन सा मानोगे? सेलिंग ओवरहेड। ठीक है ना? इसके अलावा एक वर्ड और आता है जो बड़ा कंफ्यूजेबल होता है, बैड डेब्ट। इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं मैं। बैड डेब्ट्स जो होता है ना, वो सेलिंग ओवरहेड में भी ले सकते हो आप। और कुछ राइटर्स ये कहते हैं कि भाई बैड डेब्ट्स एक तरह से फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है, तो फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंस कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग में आते ही नहीं है, तो फिर आपको बैड डेब्ट्स जो है वो नहीं लेना चाहिए। कुछ राइटर तो कहते हैं बैड डेब्ट्स को सेलिंग ओवरहेड का पार्ट मानना चाहिए, और कुछ राइटर कहते हैं कि बैड डेब्ट्स को कॉस्ट अकाउंटिंग में ही नहीं लेना चाहिए पूरी। लेकिन हम इसको जनरली ये मान सकते हैं कि ये सेलिंग ओवरहेड का पार्ट हो सकता है। ठीक है? ये हो गई सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड के बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या आएगा? अब मैं आपको कहूं गोदाम से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, गोडाउन से रिलेटेड, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाने। आपने माल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गाड़ियां खरीद रखी है, व्हीकल्स खरीद रखे हैं, तो उन व्हीकल्स का जितना भी खर्चा है, चाहे डेप्रिसिएशन है, चाहे उनकी रिपेयरिंग है, चाहे उनके पेट्रोल का खर्चा है, व्हीकल से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो सब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाना है। रास्ते में आपका माल खो गया, लॉस इन ट्रांजिट, तो ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ही चार्ज करना है। रास्ते में यदि आपका माल खो जाए, लॉस इन ट्रांजिट हो जाए, तो इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चार्ज। पैकिंग मटेरियल का खर्चा। पैकिंग मटेरियल में आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो जनरली पैकिंग मटेरियल का जो खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ही होता है, लेकिन पैकिंग मटेरियल दो तरह का हो सकता है। एक ऐसा पैकिंग मटेरियल होता है जो गुड्स को पैकिंग करने के लिए जरूरी होता है, उसके बिना आप गुड्स बेच नहीं सकते। जैसे माचिस की तिल्ली है, अब 50 माचिस माचिस होती है, आपको पता है एक पैकेट में। अब वो पैकेट की जो पैकिंग है, एक पैकेट में 50 माचिस डाली हुई है, तो वो जो पैकेट है वो नेसेसरी है या नहीं है, ये बताओ। नेसेसरी है। नेसेसरी है तो फिर ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। लेकिन जैसे एक माचिस की डिब्बी है, वैसे ही 10 माचिस की डिब्बी का एक पैकेट बनाया जाता है, और उस पैकेट पे ऊपर एक पोस्टर भी चिपकाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि हमारा ब्रांड है,
अब ये जो पोस्टर चिपकाना है, ये इसका गुड से तो कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, पोस्टर चिपकाने का जो खर्चा है ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। लेकिन माचिस की जो ओरिजिनल डिब्बी है जिसमें आपने तिल्ली डाल रखी है, तिल्लियां, वो तो उसकी प्राइमरी पैकिंग है, वो तो उसकी प्राइमरी पैकिंग है, तो प्राइमरी पैकिंग का जितना भी खर्चा होगा ना वो तो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। और जो प्राइमरी पैकिंग नहीं होगी, केवल अट्रैक्शन सुंदर बनाने के लिए गुड्स को यदि आप कोई पैकिंग कर रहे हो, वो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने कोई डिफेक्टिव माल बेच दिया, अब नो डाउट डिफेक्टिव माल आपने बेच दिया है तो वापस आएगा वो माल, तो नहीं आएगा क्या? वापस आएगा, तो वापस आएगा तो गाड़ी भाड़ा कौन देगा? जो परचेजर है वो देगा क्या अपने को गाड़ी भाड़ा? वो तो कहेगा भाई माल डिफेक्टिव आपने भेजा है, आपकी गलती है, मैं इस गाड़ी भाड़े को क्यों भुगतूं? तो गाड़ी भाड़े का जो पैसा भुगतना पड़ेगा ना अपने को, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है? ये तो हो गई इन चारों में क्या क्या खर्चे आने चाहिए उनके बारे में हमने बात की है, और मेन मेन चीजें मैंने आपको सारी बता दी। इसके अलावा एक ऑफिस ओवरहेड में और खर्चा आता है, वो ध्यान रखना, काउंटिंग हाउस एक्सपेंस। अब नाम से तो क्या लगता है? काउंटिंग, काउंटिंग कहाँ होगी? नाम से तो आपको लगेगा भाई माल की काउंटिंग करना है, तो ये माल की काउंटिंग नहीं, एक्चुअल में जो अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ना बिजनेस का, उसका नाम काउंटिंग हाउस होता है। तो काउंटिंग हाउस का जो भी खर्चा होगा, इसका मतलब वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का खर्चा है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का खर्चा कहाँ जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ये भी ध्यान रखें। तो ये तो हमने बात की कि भाई कौन कौन सा खर्चा कौन कौन से कैटेगरी में जाएगा, उसके बारे में हमने बात की। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखे जाते, मतलब उन खर्चों से गुड्स की कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनके बारे में बात करेंगे। आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हो? देखो, मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सारी चीजों में डिफरेंट है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हम फाइनेंशियल अकाउंट, अभी मैं जितनी लिस्ट लिखूंगा ना, आप कहोगे हम ये सारे के सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखते हैं, लेकिन उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी नहीं लिखा जाता। ये ध्यान। कैसे? जैसे मान लो एक तो आपने डोनेशन दिया, किसी को डोनेशन दिया है बिजनेस से, तो डोनेशन का जो खर्चा होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लिखते हैं हम, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में डोनेशन का खर्चा नहीं लिखा जाता। ये माना जाता है कि डोनेशन बिजनेस के गुड्स की कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करता। डोनेशन आप अपनी मर्जी से दे रहे हो, गुड्स की कॉस्ट का उससे क्या रिलेशन है? आप डोनेशन का खर्चा गुड्स की कॉस्ट पे बढ़ा के बेचोगे क्या? तो गुड्स की कॉस्ट में कभी भी डोनेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता। आप जो प्रॉफिट कमाते हो उसको रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, उसको भी गुड्स की कॉस्ट पे नहीं इफेक्ट करता, गुड्स की कॉस्ट पे उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जो प्रॉफिट कमाते हो उसको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसका भी गुड्स भी कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जो इनकम टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स का भी गुड्स की कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जीएसटी का तो पड़ेगा, लेकिन जो इनकम टैक्स जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, उसका गुड्स की कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो और अंडर राइटिंग करवा रहे हो, तो अंडर राइटर्स को जो कमीशन दे रहे हो उसका भी गुड्स की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे भी गुड्स की कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, उसका भी गुड्स की कॉस्ट से रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। फाइनेंशियल मैटर का कोई भी खर्चा गुड्स की कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं डालता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम चाहें तो बेड डेप्स को भी फाइनेंशियल नेचर का मान सकते हैं, और हम ये मान सकते हैं कि बेड डेप्स जो है वो गुड्स की कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं डालता। इसी तरह से एबनॉर्मल आइडल टाइम का खर्चा, आइडल टाइम जो भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कार्यहीन समय, नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम का यदि खर्चा है तो वो भी गुड्स की कॉस्ट पे इफेक्ट। कुछ इनकम्स भी होती जो गुड्स की कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं डालती, जैसे ट्रांसफर फीस। अब कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर बेचता है, तो शेयर को जो ट्रांसफर करने की फीस होती है वो कंपनी को मिलती है, उसकी इनकम तो है, लेकिन वो इनकम P&L में भले दिखाओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भले दिखाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखा सकते, क्योंकि उस इनकम का गुड्स की कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं। आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे, उनका भी गुड्स की कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो उनको भी आप गुड्स की कॉस्ट में। तो ये कुछ ऐसे खर्चे मैंने आपको बताए हैं जिनका कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखते ही नहीं हम इनको, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है। ठीक है ना? तो जब भी ये खर्चों के बारे में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये खर्चा जो है वो इन चारों में से किस में जाएगा, तो आपको लिखना है किसी में। तो ये देखो, मैंने आपको ओवरहेड का पूरा क्लासिफिकेशन बताया, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी और अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तीनों के बेस पे ओवरहेड का क्लासिफिकेशन बता दिया। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है, अभी जैसे मैं तो एक बार ऐसे ही आप लोगों को पता है ट्रायल क्लास की तरह ले रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन में अब कोई जैसे मैंने उद्देश्य, महत्व, सीमाएं ये सब छोड़ दी है, क्योंकि ये सब तो आपको पता है रटने वाली चीजें होती है, इनमें समझने वाली तो कोई बात होती नहीं, इसलिए इन चीजों को एक बार मैंने बताया नहीं, आप लोगों को पेंडिंग छोड़ दिया है। तो एक बार मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहिए वो मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया वो तो आपको ज्यादा पता है। 3 दिन में मैंने जो भी आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना?